हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आज के प्रश्न पॉलिटी से संबंधित हैं। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई सा एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की जो संविधान सभा गठित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी या फिर किसके अनुसार गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या की गई थी, संगठित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न में पूछा गया है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रखे हैं और आपके आए हुए प्रश्न हैं सभी। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो किस तारीख को हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये प्रथम बैठक है, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो ये प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर द्वितीय बैठक पूछी जाए कि संविधान सभा की दूसरी सभा या दूसरी बैठक कब हुई, तो वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई थी? इसमें प्रश्न नहीं दिया गया है दूसरी बैठक का, लेकिन मैं यहीं आपको बता दे रही हूँ। दूसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसे थे? टेम्परेरी अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष, जो फिर इनको हटाकर स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इस प्रश्न से इतना याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। लो, वो प्रश्न आ ही गया। यहाँ पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार किसे कहते हैं, या फिर यहाँ ये पूछा गया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको याद इतना रखना है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी एन राव। कौन थे? बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? वी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था।
प्रश्न में पूछा गया है कि जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, काफी टाइम ये भी पूछा गया है और ये सभी आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन इसको भी अच्छे से देख लें। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था। जो संविधान सभा थी तो उसने संविधान को अंतिम रूप से किस तारीख को पारित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब किया था, 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने ये प्रश्न कराया था तो उसमें डेट गलत दी गई थी और वो प्रश्न गलत बता दिया। 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर है, याद रखें 26 नवंबर 1949। इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। जिस टाइम पर आपका संविधान बना था और पारित किया गया था तो उस टाइम का पूछा गया है कि उस टाइम उस संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं। अब तो आपके अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं और अनुसूचियों में भी क्या हो गया है, संशोधन हो गया है। तो अब वो वाले नहीं है, लेकिन पहले की पूछी गई है कि जिस टाइम पर संविधान बना था उस टाइम पर कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां रखी गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। कितना, ये बात की जा रही है मूल संविधान की। जब आपका संविधान बना था उस टाइम पर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि जो संविधान आपका लागू किया गया था वो किस तारीख को किया गया था, तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1949, सॉरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये कल की वीडियो में मिस्टेक हो गई है, मैंने वहां पर लागू और पारित की एक ही तारीख रखी क्योंकि उसमें ऑप्शन गलत दिए गए थे, इसलिए। तो आप सही कर लेना, जो पारित हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ है। पारित पहले हो गया था, फिर उसके बाद में क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। मतलब पारित का मतलब बन के जब तैयार हो गया था वो है, फिर लागू कोई चीज पूरी तरह से की जाती है तो वो डेट है आपकी 26 जनवरी 1950, और जब पारित हुआ था तो वो तारीख है 26 नवंबर 1949। आज दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। यहाँ पूछा गया है कि भारत जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, प्रस्तावना दी गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, तो इन चारों में से किसको, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये है आर्टिकल 32 में, किसमें है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल 32 में। तो भीमराव अंबेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आत्मा कहा गया है। किस, क्या कहा है, ये कहा किसने आत्मा, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा कहा है, और ये दिया किसमें है, तो ये है आर्टिकल 32 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। आपका जो संविधान बना है तो संविधान में से क्या विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। क्या ली गई है, प्रणाली, संसदीय प्रणाली ली गई है, कहां से, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बात कब की जा रही है? वर्तमान की, कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की जाए तो उस टाइम पर कितनी थी? 395 आपकी अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में पूछी जा रही हैं कि कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रश्न में पूछा गया है भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो और राज्य, जो इन दोनों के बारे में मतलब जो बात कही गई है वो किस अनुसूची में कही गई है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बात कही गई है वो संविधान के किस अनुसूची में कही गई है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो यह संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और राज्य के बारे में जो बात कही गई है तो किस अनुसूची में कही गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। पहली अनुसूची में जो संघ में शामिल राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में जो बात कही गई है वो कही गई है प्रथम अनुसूची में। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं अब। कुछ प्रश्नों की जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ है, तो मैं उनको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में सही से आ जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की तीसरी जो अनुसूची है तो उसका संबंध किससे है, मतलब तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। आपके ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषण से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया है कि तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, किसके बारे में बात की गई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। किससे? शपथ के बारे में कहा गया है और प्रतिज्ञान के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का, कौन सी अनुसूची है जिसमें राजभाषाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। किस में कही गई है? जो भाषाओं के बारे में बात की गई है वो 8वीं अनुसूची में कही गई है। किस अनुसूची में कही गई है? 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसके बारे में किस अनुसूची में बात कही गई है या किस में रखा गया है, पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा गया है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 8वीं, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं। टोटल अनुसूचियां कितनी है प्रेजेंट टाइम में? तो वो है 12। तो किस में पंचायती राज व्यवस्था है, किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था आती है। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? आपको इतना शब्द याद रखना है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो आपको सिर्फ 2 शब्द याद रख लो तब भी याद रहेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये भारत और इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आर्टिकल 1 में यह बात कही गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? जो हमारा संविधान है तो पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 में। किस में कही गई है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात की गई है तो आर्टिकल
51 में ये बात कही गई है। किसमें? 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। साथियों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? प्रश्न में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जो जारी करते हैं तो ये अध्यादेश किस आर्टिकल में आता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है तो किस आर्टिकल में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 123। जो अध्यादेश आता है वो किस में आता है? 123 में। किस में आता है? आर्टिकल 123 में अध्यादेश आता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में? यहाँ आर्टिकल पूछा गया है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यह बात आपकी कही गई है आर्टिकल 315 में। किसमें कही गई है? आर्टिकल 315 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 315 में राज्य एवं संघ के लिए जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाएगा, ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 315 में। अगला प्रश्न देखते हैं 22, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार किसे प्राप्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। किसको है यह अधिकार? राष्ट्रपति को है किसी भी राज्य को संघ में सम्मिलित करने का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इतना याद रखें कि जो पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है, और पुनर्गठन आयोग गठित कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका सन 1953 में। कब हुआ था? सन 1953 में, जो आपके प्रश्न में ही दिया गया है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो किस सन में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न हिंदी में भी काफी टाइम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था सन 1953 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था तो सबसे पहले कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। किसको किया गया था भाषा के आधार पर? तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले अलग किया गया था भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? जो पांडिचेरी आपका कैसा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है। और अभी मैंने प्रश्न में एक में पूछा गया था कि अधिकार किसको प्राप्त है? संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है आपके राष्ट्रपति महोदय को, कि वो किसी भी राज्य को संघ बना सकते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। तो यहाँ पांडिचेरी को किस वर्ष में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, यानी कि पांडिचेरी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश किस सन में घोषित किया गया था या बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1959 में। कब किया गया था? सन 1959 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो हमारे भारत के वासियों को जो नागरिकता प्रदान है वो कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, अगला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, या फिर ए एवं बी दोनों, यानी कि
दोहरी नागरिकता भी है, एकल नागरिकता भी है, या फिर इनमें से कोई सी भी नागरिकता किसी को प्राप्त नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? भारत के वासियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। ठीक है, हम अगर अपने भारत में रहकर सिर्फ अपने भारत की ही नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य देश की नहीं कर सकते। तो हमारे भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? हमें अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके प्रावधान क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे भारत की नागरिकता को? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जन्म से, या तो हम जन्म से यहीं के निवासी हों, वंशानुक्रम से, या फिर देशीकरण से, ऑप्शन डी ये सभी, या फिर ये सारे तरीके हों, तब हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, या तो हम जन्म से यहीं के निवासी हो, या तो फिर हमारा वंशानुक्रम क्या हो, यहीं का हो, देशीकरण, या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तीनों ऐसी प्रावधान मिलने चाहिए, तीनों प्रावधान, तभी हम भारत के नागरिक कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? अगर हमें भारत की नागरिकता का त्याग मतलब छोड़ना है, भारत की क्या करनी है, नागरिकता को छोड़ना है, तो कैसे छोड़ पाएंगे, इसका त्याग कैसे कर पाएंगे? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, उपयुक्त सभी प्रकार से, या फिर ये तीनों प्रकार दिए हैं, इन तीनों प्रकार से हम भारत की नागरिकता का क्या कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रकार से। अब आप सभी प्रकार देख लीजिए अच्छे से कौन कौन से हैं। नागरिकता का परित्याग करने से, ये भी सही है। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, हम ऐसे भी नागरिकता का क्या कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, जब हम अन्य देश में रहकर वहां की नागरिकता क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो हमारी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, छीन हो जाएगी, मतलब इसका अंत हो जाएगा, ये छूट जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यहाँ पूछा गया है नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, अधिवास, यहाँ का वास होना चाहिए, पंजीकरण, पंजीकरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, संपत्ति स्वामित्व तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किसमें है? जो संविधान में आपके क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार, तो यहाँ आर्टिकल पूछा गया है कि मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, या फिर अनुच्छेद 13 से 36 तक है, ऑप्शन डी कह रहा है 15 से 39 तक, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो आपके संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक दिए गए? तो आर्टिकल 12 से 35 तक क्या मिलेंगे आपको, मूल अधिकार मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है ये मूल अधिकार वाला प्रश्न भी। तो किस में दिए गए हैं मूल अधिकार? आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकारों का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? हमारे जो मूल अधिकार हैं हम सभी को प्राप्त हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 6। कितनी है? 6 है। मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। प्रश्न नंबर 33 है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अगर कोई मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो ये जो पावर है ना वो किसमें निहित है, किसको प्राप्त है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? आपके ऑप्शन है, संसद को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को, या फिर केवल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये शक्ति किसको किसको मतलब
किस में निहित है या किसको प्राप्त है, कौन हमारे मूल अधिकारों में क्या कर सकता है, चेंजिंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को। किसको है, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो हमारे मूल अधिकारों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? कौन सी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है, किस आर्टिकल में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता? तो आप आर्टिकल देखते हैं। पहला है आर्टिकल 19(1), मतलब आर्टिकल कौन सा, 19 का क या फिर 1, ठीक है, इसमें है। या फिर आर्टिकल 19 के 2 में है, ऑप्शन सी है आर्टिकल 21 के 1 में है, या फिर आर्टिकल 24 के 2 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 19 के 1 में। किस में दी गई है, अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? जो संपत्ति का अधिकार है वो मतलब किस प्रकार का अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार तो खत्म कर दिया गया है, तो अब वो किस तरीके का अधिकार बन गया है? तो आपके ऑप्शन है मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, या फिर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया है वो किस आर्टिकल के तहत हटाया गया है, आर्टिकल 44 के तहत। किसके, आर्टिकल 44 संविधान, ये संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। फिर हटाकर बना क्या दिया, इसको बना दिया गया है विधिक अधिकार। विधिक मीन्स कानून, विधिक मीन्स कानून का अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानून का अधिकार बना दिया गया है। और जो जोड़ा गया है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है कानून के अधिकार को, वो जोड़ा गया है आपका आर्टिकल 46 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 40 के तहत, 40 के तहत कानून के अधिकार को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? प्रश्न पूछा गया है कि किस आर्टिकल के द्वारा जो दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का क्या किया जाए, प्रावधान दिया जाए या प्रावधान किया जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यह बात किस आर्टिकल में निहित है या फिर ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन गलत दिए हैं, वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 21 का क या फिर ए में ये बात कही गई है। किस में कही गई है, तो ये बात कही गई है 21 के ए में या फिर क में। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो निःशुल्क शिक्षा वाला प्रावधान है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान दिया जाए, ये बात कही गई है आर्टिकल 21 के क में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, मत देने का अधिकार कैसा होता है? हम जो वोट करते हैं वो अधिकार हमारा कैसा होता है? हम सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, तो हमारा जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, या फिर नागरिक अधिकार है, या फिर आर्थिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है? तो किस तरीके का अधिकार है मत देने का, यानी कि वोट देने का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनैतिक अधिकार। मत देने का यानी कि वोट देने का जो अधिकार प्राप्त है हम सभी को, वो एक राजनैतिक अधिकार है। ठीक। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह पूछा गया है आपके प्रश्नों में कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिए गए हैं। तो पहले आप इतना याद रखें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड देश से लिए गए हैं। और ये दिए कहाँ से कहाँ तक हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं आर्टिकल 12 से
35 तक। कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं और ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं 35 तक वो दिए गए हैं। तो 35 के बाद कौन सा आर्टिकल आता है? 36। तो ये हो जाएंगे आपके आर्टिकल 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? आर्टिकल 36 से 51 तक। मूल अधिकार है 12 से 35 तक। 35 के बाद में 36 आर्टिकल आता है। तो ये नीति निर्देशक तत्व 36 से स्टार्ट हो जाएंगे और कहाँ खत्म होंगे? आर्टिकल 51 पर। तो इतना याद रखें, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो आप इतना शब्द याद रखें, कल्याणकारी राज्य। कितना याद रखें? कल्याणकारी राज्य। तो ये अवधारणा किस में दी गई है? ये शब्द किस में दिया गया है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है या फिर किस में दी गई है? तो ये आपकी दी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किस में दी गई है? नीति निर्देशक तत्वों में ये दी गई है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके वाद्य योग्य नहीं है। कैसे नहीं है? वाद्य योग्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? किस अनुच्छेद में है? यहाँ बात कही गई है कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, चाहे पर्सन कैसा हो, चाहे व्यक्ति अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। यह उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका आर्टिकल 44 में। किस में दिया गया है? आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। कहाँ लागू है समान नागरिक संहिता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में लागू है। प्रश्न नंबर अगला है 43। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किसका वर्णन? मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपके मूल कर्तव्य हैं वो किस में दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आपके मूल कर्तव्य हैं, हर व्यक्ति के, हम भारत के नागरिक हैं और सभी नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। तो अधिकार भी दिए गए हैं और कर्तव्य दिए गए हैं। तो जो कर्तव्य की बात कही है मूल कर्तव्यों की, उसका वर्णन किस आर्टिकल में है? प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 के क में है। किस में है? 51 के क में है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 44। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जो आपका मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और हमारा संविधान कैसा है? अन्य देशों से मिलकर बना हुआ है। तो ये किस देश से ये प्रेरणा ली गई है मूल कर्तव्यों की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से। और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में आते हैं? तो अभी मैंने बताया था, वो आते हैं 51 के क में। किस में आते हैं? 51 के क। और मूल अधिकार कहाँ आते हैं? तो 12 से 35 तक आते हैं। मूल अधिकार 12 से 35 तक किस में? आर्टिकल में। फिर आपके क्या हो गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 35 तक हो गए मूल अधिकार। 36 से 51 तक क्या हो जाएंगे? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। फिर मूल कर्तव्य किस में आ जाएंगे? 51 के क में ही दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? जो हमारे कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं प्रत्येक नागरिकों के लिए, वो उनकी संख्या पूछी है कि कितने मूल कर्तव्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 11। कितने हैं मूल कर्तव्य? 11 हैं। और मूल अधिकार कितने हैं? तो आपके 6 हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी है और कितने प्रश्न आपके आज सही गए हैं, ये भी हमें बताया करें। अगर अब अभी तक आपने हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।